नमस्कार साथियों, दृष्टि एचसीएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जंगल की लाइफलाइन कहे जाने वाले वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स जो कि जैव विविधता और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे कुछ कॉरिडोर्स हैं और वैसे तो अधिकांश हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉरिडोर हैं 10 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिनके ऊपर सबसे अधिक खतरा है। और खतरा किसका है? हम मानवीय गतिविधियों का खतरा है, हम मानव से खतरा है उनको। क्योंकि जब मानव के आंखों के ऊपर धन की पट्टी पड़ी हो, जब उसके विचार पूंजीवादी विचारों से ज्यादा प्रभावित हो, तब इसी प्रकार से जो पर्यावरण संरक्षण है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता मानव। और जिस प्रकार से ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आज के दिन खतरे में है, 10 के बारे में चर्चा करेंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। इसी प्रकार से पूरे के पूरे पर्यावरण के ऊपर खतरा मंडराता है मानव का ही। साथियों, आज सबसे पहले चर्चा करते हैं कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है क्या, फिर ऐसे 10 वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स देखेंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। उसके बाद देखेंगे कि क्या ऐसे संभव प्रयास हमारी तरफ से हो सकते हैं या किए जाने चाहिए जिनसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को बचाया जा सकता है, और भी जो फर्दर स्टेप्स है उन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है क्या। साथियों, पर्यावरण में और नेचर में कोई भी लैंडस्केप, यदि कोई भी जंगल है तो वो आइसोलेशन में कभी नहीं रहते। एक जंगल यदि यहां पर है, दूसरा जंगल यदि यहां पर है, तो इनके बीच में आवागमन, जानवरों का आवागमन हमेशा से रहा है और प्रकृति में ये आवागमन हमेशा से रहेगा भी। लेकिन हम सभी के कारण, हमारी गतिविधियों के कारण, क्योंकि आज के दिन हमने यहाँ पर रोड बनाए, रेलवे बनाई, और उसी के कारण अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, राज्य हैं अलग अलग, तो ये जो प्राकृतिक रूप से इन कॉरिडोर से कनेक्टेड थे ये जंगल और अलग अलग जैव विविधता के जो क्षेत्र थे, इन सभी को हमने बांट दिया है। और बांटने के लिए हमारे पास सबसे जो बड़े जो चीजें हैं वो क्या है, जैसे कि हमने हाईवे बना दिए, जैसे कि रेलवे लाइन बना दी। तो जैसे ही हाईवे और रेलवे लाइन बनाई तो ये जो दो वाइल्ड लाइफ के, एक जंगल यहां पर है, एक जंगल यहां पर है, ये दो ग्रुप हैं, ये अब बाइफरकेट हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए, एक यहां पर एक यहां पर। लेकिन जो जानवर है वो सदियों से हमेशा से एक जंगल से दूसरे जंगल इन कॉरिडोर्स के थ्रू माइग्रेट करके, प्रवास करके एक से दूसरा और यहां से यहां, इस प्रकार से वो आवागमन करते थे। और ये वो जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है ये जैव विविधता के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी जिसको कंजर्वेशन बोलते हैं। क्योंकि यदि ऐसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स नहीं होते तो नेचर में और प्रकृति में जिस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए शायद इस प्रकार से नहीं होती। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स क्या है? प्राकृतिक मार्ग जो दो या अधिक संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। और ये जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है ये जैव विविधता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन सब के लिए तो महत्वपूर्ण है। अब देखिए, उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं इनका की पर्पज क्या है। यदि हम की पर्पज की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है यहां पर आनुवांशिक विविधता बनाए रखते हैं, आपदा और जलवायु परिवर्तन में ये बचाव करते हैं, और भी बहुत सारे इसके जो यूसेज हैं और की पर्पज हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ऐसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं जो कि खतरे में है, और सबसे टॉप मोस्ट कौन सा खतरे में रहेगा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो 10 वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हैं, जैसे कि कान्हा और पेंच कॉरिडोर हो गया, ये कहां पर है? ये है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये जो दो एरिया है, कान्हा और पेंच, जो पेंच वाला जो एरिया है, यहां पर एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। और ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इन दो को जोड़ता है, कान्हा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। इनके बीच में जो कॉरिडोर है ये विशेष तौर पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये टाइगर के लिए है। तो सबसे पहला जो कॉरिडोर है वो ये हो गया। अभी देखेंगे, क्रम अनुसार देख लेंगे कि सबसे ज्यादा खतरा किसको है। सबसे पहला ये हो गया, दूसरा हो गया पेंच और सतपुड़ा, और तीसरा हो गया बांधवगढ़ संजय दुबरी कॉरिडोर, फिर काजीरंगा करबी आंगलोंग कॉरिडोर, फिर तराई आर्क लैंडस्केप, नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर, ईस्टर्न विदर्भ तड़ोबा कॉरिडोर, नागरहोल हो गया, राजाजी एंड अन्नामलाई। सो साथियों, ये सारे के सारे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हैं। अब इन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स में से सबसे ज्यादा खतरा किसको है? सबसे ज्यादा जो डेंजर है वो है बांधवगढ़ संजय डुबरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, इसको सबसे ज्यादा खतरा है। क्यों? मुख्य खतरा किस चीज से उसको देख लेते हैं। देखिए, यदि एक एक यहां पर है टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व यहां पर है, इन टाइगर रिजर्व के बीच में मान लीजिए माइनिंग है, माइनिंग का कोई प्रोजेक्ट आ गया, पता चल गया कि यहाँ पर कोयला है, पता चल गया कि यहाँ पर आयरन ओर है, लोहे की खदान है। तो जैसे ही हम ये आयरन और लोहे की खदान, या फिर यहाँ पर हाईवे, या फिर यहाँ पर रेलवे लाइन, या फिर यहाँ पर कोई ना कोई एमआरवीपी मतलब कोई बड़ा बांध बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दो टाइगर रिजर्व है
ये पहले नेचुरल लैंडस्केप में कनेक्टेड थे एक दूसरे से। इस टाइगर, ये टाइगर रिजर्व और ये टाइगर रिजर्व इस कॉरिडोर से अब ये फ्रेगमेंट हो गए, टूट गए। नाउ दिस इज अ सेपरेट टाइगर रिजर्व और ये एक अलग टाइगर रिजर्व है। इनमें जो एनिमल्स हैं अब इनका एक्सचेंज बहुत मुश्किल होगा। और आपने न्यूज में भी देखा होगा कि एक रेलवे लाइन है, उससे रेलवे से टकराने के बाद कुछ हाथी थे, उन कुछ हाथी मर गए या फिर कुछ और दूसरे जानवर मर गए। वो ऐसा ही होता है क्योंकि सदियों से ही वो उनका जो माइग्रेशन और प्रवास का जो पैटर्न है वो इसी तरीके से एक्सचेंज, इधर से उधर और इधर से उधर। लेकिन लाइन बीच में हमने ही ड्रॉ की है ना। अब देखिए बांधवगढ़ और संजय डुबरी जो कि कोयला खनन और खुली जो खदानें, उसके कारण ये सबसे ज्यादा अत्यधिक खतरे में है। और जो स्टार्टिंग के जो 4 हैं, ये इनको सबसे ज्यादा खतरा है। कान्हा पेंच वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, राजाजी कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, इनको सबसे ज्यादा खतरा है, अत्यधिक खतरा। उसके बाद आता है उच्च श्रेणी का खतरा, कि मतलब इनको भी प्रायोरिटी वाइज देखें तो इन पर भी सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन फिर भी यह है नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर और ईस्टर्न विदर्भ कॉरिडोर। ये जो 2 है इनको उच्च श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद आता है पेंच सतपुड़ा, एक मिनट, उसके बाद फाइनली आता है पेंच सतपुड़ा, तराई आर्क लैंडस्केप, नागरहोल बांदीपुर और अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। इन सबको रखा गया है मध्यम कैटेगरी में, लेकिन इन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स के ऊपर भी खतरा है। तो ये था पूरा का पूरा क्रम। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं ताकि हमें चीजें बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो। कॉरिडोर खत्म हुए तो क्या हो गया? मान लीजिए यदि कॉरिडोर खत्म हुए तो क्या हो सकता है, संभवतः है। देखिए सबसे पहला आनुवांशिक विविधता घटेगी। जब भी बायोडायवर्सिटी घटती है तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो जीव जंतु है उन्हीं के ऊपर आता है। नेचुरल यदि कैलेमिटी कोई भी आई तो सबसे ज्यादा प्रेशर और दबाव उन्हीं के ऊपर ही आएगा। जैसे कि कोरोना के टाइम पर यदि जैसे आपने देखा होगा, कोरोना के टाइम पर कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनके ऊपर उनका असर कम हुआ, कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर उसका असर बहुत ज्यादा था। ऐसा क्यों था? क्योंकि सबके जो वैसे तो सबके सब ह्यूमंस हैं, लेकिन कुछ उनके अंदर जो जीन है कुछ एक्स्ट्रा ऐसे हैं जो कि उनको वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। ऐसा ही नेचर में भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने आप आज से यदि आप 100 साल पहले जाएं और कुछ एक खेत यहां पर है, दूसरा खेत वहां पर है, तीसरा वहां पर, चौथा वहां पर, और ऐसे एक लैंडस्केप में बहुत सारे खेत हैं। यहां पर है केवल धान की खेती, मतलब चावल है या फिर गेहूं, जो भी आप लगा सकें। तो यदि कोई पेस्ट अटैक होगा तो आप देखेंगे कि आसपास के 10-15 खेतों में पेस्ट अटैक, मतलब जो भी अटैक हुआ उससे पूरा का पूरा साफ हो गया, मतलब सारी चावल की खेती खराब होगी। लेकिन सामने दूसरे जो 11वां जो खेत था वहां पर बच गया, क्योंकि उसके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन था थोड़ा सा, वो उसकी जो बायोडाइवर्सिटी थी, मतलब इसमें और इसमें थोड़ी सी बायोडाइवर्सिटी थी, इन दोनों में जीन थोड़े से अलग अलग थे। इसीलिए ये जो चावल थे ये बायोडाइवर्स चावल थे, क्योंकि इनकी बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा सा और जेनेटिक वेरिएशन था इनमें। यदि ये जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता तो ये मोनोक्रोपिंग हो जाती है। और मोनोक्रोपिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि यदि कोई प्रॉब्लम आई, यदि कोई पेस्ट अटैक आया तो पूरा का पूरा सफाया हो जाएगा। जैसे कि आज के दिन, क्योंकि हम गेहूं के सीड जो बीज है बोने के लिए वो लेकर के आते हैं बाजार से, और सब के सब एक जैसा बोते हैं। जो नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी वाले जो राइस थे वो हमने रिप्लेस करके मोनोक्रोपिंग कर दिया है। ऐसा ही गेहूं के साथ, ऐसा ही बाजरा, ऐसा ही ज्वार के साथ और ऐसा ही कपास के साथ हमने अभी करना शुरू कर दिया है। सो जब भी बायोडाइवर्सिटी घटेगी, सो नेचुरल यदि कोई पेस्ट अटैक हुआ या कोई बीमारी आई तो उसका सबसे ज्यादा संकट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी कि वो पूरा का पूरा सफाया कर सकता है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बायोडाइवर्सिटी तभी बनती है जब क्रॉस ब्रीडिंग हो, जब अलग जो स्ट्रॉन्ग जो जीन्स है उनके बीच में ब्रीडिंग हो, तब ज्यादा बेहतर होती है बायोडाइवर्सिटी। उसी के साथ ये जो सबसे पहला पॉइंट है, आनुवांशिक विविधता, ये घटेगी। मानव और जो एनिमल, जिसको हम बोलते हैं मैन और एनिमल जो कन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे उसमें न्यूज वगैरह में आपने सुना होगा कि एक हाथी है या फिर एक लेपर्ड हो गया या फिर एक चीता हो गया, वो आदिवासी और जनजातियों वाले क्षेत्र में चला गया। तो आपने ये इनको बोलते हैं मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट। ऐसा ही आपने एलिफेंट के साथ, हाथी के साथ देखा होगा। उसी के साथ दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, जैसे रेल और रोड पे जो दुर्घटनाएं होती हैं वो भी बढ़ेंगी। उसी के साथ ये पॉइंट तो हमने कवर कर लिया। उसी के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में भी कठिनाई आएगी। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उसके अनुकूलन, मतलब उससे अडेप्ट करने में भी कठिनाई आएगी। सो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होंगी। उसी के साथ हम ये देख लेते हैं कि इसको बचाया कैसे जा सकता है साथियों।
इसको बचाने के लिए आपको सबसे पहले तो कानूनी संरक्षण लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे आपके पास कानून होने चाहिए और ठोस कानून होने आवश्यक हैं कि जिनसे ये इंश्योर हो सके कि ये वाइल्ड लाइफ जो कॉरिडोर है इनको तो आपको प्रोटेक्ट करना है। भले ही रेलवे प्रोजेक्ट आए, रोड आए, भले ही माइनिंग हो, कोई सा भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ से रोड लेकर के आना है तो फ्लाईवे और अंडरवे बनाइए कुछ भी, ताकि जानवर वहां से पास हो सके। ओवरपास और अंडरपास बनाइए। भूमि उपयोग योजना उसको ध्यान से उसको ठीक तरीके से आप वो करिए, प्लानिंग करिए उसकी ठीक तरीके से। उसी के साथ साथ रिस्टोरेशन, यदि कोई वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को आपने डैमेज किया है तो उसको रिस्टोर करने का भी प्रयास कीजिए। ऐसा थोड़ी ना कि छोड़ दिया कि अब से हम ऐसा करेंगे कि नहीं, ऐसा कोई भी जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसको नहीं छेड़ेंगे, या कोई भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को हम खराब नहीं करेंगे। अगर हमने उसके बीच में कोई इंटरवेंशन किया तो उसको रिस्टोर कर लेंगे हम, और वहां पर अंडरपास और ओवरपास बनाएंगे। पुराने वाले जो आपने खराब किए उसका क्या, उनको भी रिस्टोर करिए। उसी के साथ आधुनिक जो तकनीकी है उनका भी प्रयोग करिए। जीपीएस जैसे कैमरा ट्रैकिंग, ड्रोन, एआई यूज, इन सबके से डाटा कलेक्ट करिए और जहां पर भी आपको कमी दिख रही है उसको ठीक करिए। उसी के साथ साथ जो वहां पर जन समुदाय है उसकी भी भागीदारी को सुनिश्चित करिए आप, क्योंकि जब तक उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो उस एरिया को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। आप और हम हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं जो वहां पर रहते हैं। उसी के साथ साथ यदि निष्कर्ष देखें तो क्या, देखिए निष्कर्ष ये है, आज बचाएंगे कॉरिडोर तभी सुरक्षित रहेगा कल का जंगल संसार। यही है इसका निष्कर्ष, और इससे ब्यूटीफुल निष्कर्ष, सुंदर निष्कर्ष कुछ भी नहीं हो सकता। साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।